जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 40 और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 7 मॉर्टगेज एंड चार्जेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके हवाले से क्या स्टडी किया था कि मॉर्टगेज एंड चार्जेस को रजिस्टर करवाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, वो प्रोसेस हमने पढ़ा। जल्दी से बता दीजिए क्या प्रोसेस है मेरे भाई। कौन जाएगा रजिस्ट्रार के पास? कंपनी की ड्यूटी है, लेकिन लैंडर का राइट है कि वो रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, और कितने दिनों में रजिस्टर करवाना होता है? विद इन 30 डेज में। डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करवाने हैं? डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करवाने हैं? स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स अलोंग विद कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट और क्रिएटिंग चार्ज विद इन 30 डेज। अच्छा, हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था, अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी लोन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है, ठीक है, और उसने पाकिस्तानी बैंक से लोन लिया है, तो वो जिस कंट्री में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कंट्री में भी रजिस्टर करवाना होता है। ये क्यों करवाना होता है? ताकि कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे तो रजिस्टर्ड है चार्ज लेकिन फॉरेन कंट्री में कंपनी प्रॉपर्टी बेच दे। अच्छा, अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि प्रॉपर्टी आउटसाइड ही पाकिस्तानी है, लेकिन कंपनी ने लोन फॉरेन बैंक से लिया है जो उस कंट्री में है, तो वहां पे तो चार्ज रजिस्टर हो समझ में आता है। अब पाकिस्तान में चार्ज क्यों रजिस्टर करवाना है? क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में इसका कंप्लीट बोरोइंग का रिकॉर्ड मौजूद हो। ठीक है, वो लिमिट्स वगैरह देखनी होती है ना, एक्सीड तो नहीं कर रही जो आर्टिकल्स में लिखी हुई है। अच्छा, अब पाकिस्तान में भी जब चार्ज रजिस्टर करवाना है तो ये 30 डेज कब से काउंट होंगे? जब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में नॉर्मली पहुंचते हैं उतने दिन के बाद 30 दिन काउंट होंगे। ये क्लियर था ना कंसेप्ट? चलिए अब चलते हैं। हम क्वेश्चन असाइनमेंट दी थी आपको, उसके 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इजी है जी। चल बड़ा। XYZ Limited obtained a loan of rupees 200 million from ABC Bank and provided security by creating a mortgage on its property on 26 फरवरी 2021। लोन लिया और मॉर्टगेज करवा दिया प्रॉपर्टी को। स्टेट द टाइम व्हेन मॉर्टगेज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। पहले तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे कि चार्ज मॉर्टगेज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये क्रिएशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है? जिस दिन मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएशन से क्या मुराद? जिस दिन लोन लिया गया उसके पहले ये प्रोविजन लिखेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके उसे बताएंगे 30 दिन कब होते हैं। कब होते हैं 30 दिन? 28 मार्च को, 26 फरवरी को लोन लिया है। 28 मार्च ही बनते, 26 मार्च नहीं बनते। 26 क्यों नहीं बनते? हाँ, फरवरी के 30 नहीं बल्कि 28 दिन होते हैं। शाबाश जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ Limited obtained a loan of $40 million from ABC Bank and provided security by creating a mortgage in New York on its property situated in New York on 26 फरवरी। न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी है और सिक्योरिटी यानी चार्ज क्रिएट मॉर्टगेज क्रिएट हुआ है न्यूयॉर्क में, आउटसाइड पाकिस्तान। प्रॉपर्टी भी आउटसाइड पाकिस्तान, चार्ज भी आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी कंपनी है, इधर रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवानी है। इट टेक्स 7 days to receive documents in Pakistan dispatched from New York, USA in due course of post. State the time when mortgage is required to be registered. यानी पहले 7 दिन कैलकुलेट 26 को क्रिएट हुआ ना, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 कर ले, चले एक आधे दिन से फर्क नहीं पड़ा, और फिर उसके बाद 30 दिन। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल 4-5 अप्रैल की डेट बनेगी। तो ये 4 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल आपको 4 अप्रैल तक इस चार्ज को मॉर्टगेज को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। जाफर लिमिटेड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑन 26 फरवरी 2021 फ्रॉम मैसर्स अली एंड सन्स विच इज सब्जेक्ट टू ए चार्ज। अच्छा, नोट करें, मैसर्स अली एंड सन्स कंपनी नहीं थे। ये कंपनी नहीं है ना? कैसे पता चला कंपनी नहीं है? इसके नाम में लफ्ज लिमिटेड नहीं है। तो कंपनी ने एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर की जिसपे चार्ज क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी मैसर्स अली एंड सन्स ने। अब जाफर लिमिटेड चूंकि कंपनी है तो इसने चार्ज अब रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर करवाना है। इस जाफर लिमिटेड रिक्वायर्ड टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। अगर प्रॉपर्टी खरीदी जाए जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ है, तो जब कोई कंपनी उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करे
तो उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये प्रोविजन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर डायरेक्टर बनने से पहले किसी ने लोन लिया था, डायरेक्टर बनने के बाद उसे क्या करना है, रीपे करना, अप्रूवल चाहिए। यानी जब पोजीशन चेंज होती है तो नई पोजीशन के मुताबिक रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएंगी। तो चार्ज चाहे पहले क्रिएट किया हुआ था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जब कंपनी ने उसको एक्वायर किया तो वो प्रोविजन अब कंपनी के पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी का चार्ज, हालांकि कंपनी ने लोन नहीं लिया, कंपनी ने चार्ज मॉर्टगेज क्रिएट नहीं करवाया हुआ उस प्रॉपर्टी में, बायर ने करवाया, जो पहले सेलर था मैसेज इसने करवाया। लेकिन जब जाफर लिमिटेड ने ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो इसके ऊपर भी लाजमी हो गया क्योंकि इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसमें मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो ये रजिस्टर करवाएगा। और अपने नाम से करवाएगा कि अली एंड सन्स के नाम से, क्योंकि अब मालिक अब खुद बन गया, अपने नाम से करवाएगा। क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छा, अब कब करवानी है? अब इसके 30 दिन कहां से शुरू होंगे? हैं सबके लिए 30 दिन, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन वो थोड़ा ग्रेस टाइम चेंज कर देता है। पहले उसने कहा अगर पाकिस्तान से बाहर है तो जब पाकिस्तान में आएंगे डॉक्यूमेंट्स तब से 30 दिन गिनूंगा। अब इस केस में उसने कहा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एक्वायर हो रही है, उस दिन से 30 दिन गिनूंगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, XYZ Limited obtained a loan of rupees 200 million from ABC Bank and provided security by creating a mortgage on its property on 26 फरवरी 2021। ABC बैंक से लोन लिया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, मॉर्टगेज 26 फरवरी। ABC बैंक फाइल द डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मॉर्टगेज। क्या बैंक डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकता है? ड्यूटी है कंपनी की लेकिन राइट है बैंक का, या यूं कह लिए ड्यूटी है बोरोवर की, राइट है लेंडर का। बिल्कुल। मॉर्टगेज विद द रजिस्ट्रार एंड पेड द रेलिवेंट फीस। कैन एबीसी बैंक रिकवर द रेलिवेंट फी पे? हालांकि रजिस्ट्रेशन बैंक करवा रहा है लेकिन चूंकि ड्यूटी किसी और की थी तो कम से कम वो खर्चा पानी तो दे इसको जो उसका खर्चा हुआ है। तो एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त करेगा? बोरोवर, कंपनी। क्लियर? छोटे छोटे कंसेप्ट्स के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जी। चलिए अब चलते हैं हम आज के अच्छा, कल के लेक्चर में से कोई चीज पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, समझ में नहीं आई तो पूछ ले जी। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट आपने लफ्ज पढ़ा कहां है पहले ये बताइए। बेलमेंट का मतलब होता है किसी दूसरे के पास चीजें मानत के तौर पर रखवाना, ये बेलमेंट है। तो प्लेज में चीजें किसी दूसरे के पास रखवाई जाती हैं कि नहीं रखवाई? और भाईजान अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, पहले मेरा जवाब तो पूरा सुन लें। उसे पूछ रहे थे मेरा भाई। अच्छा आप बता देते तो पहले बता देते। तो बेलमेंट का मतलब है अमानत के तौर पे अपनी चीजें किसी दूसरे के सुपुर्द करना, ठीक है। लेकिन जब ये आपने सुपुर्द की चीजें दूसरे के पास अमानत के तौर पे नहीं, गिरवी के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे, लोन लेने के लिए, तो इस बेलमेंट को क्या कहते हैं? प्लेज, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी जी। जी जी जी, इन्होंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। इन्होंने कहा सर अभी जो क्वेश्चन किया था हमने, अली एंड सन से जाफर लिमिटेड ने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। तो याद रखें प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है ना, उसके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज वगैरह हैं वो भी साथ ही ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो अब अगर जो लोन लिया गया था बैंक ने, जो बेसिकली अली एंड सन्स ने लिया होगा, अगर ये ड्यू डेट पे नहीं होता तो क्या बैंक इस प्रॉपर्टी को जो जाफर लिमिटेड ने पैसे दे के खरीदी है सेल कर सकता है? इसका जवाब है यस, कर सकता है। हाँ, वो फिर जाफर अली एंड सन से रिकवर करवाएगा। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले दो ही चीजें देखी जाती हैं, दो चीजें। कोई भी आपने प्रॉपर्टी की जिंदगी में कभी खरीदना, दो चीजें। पहली चीज ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर्टी उसी बंदे के नाम पे है जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और दूसरी चीज इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, क्योंकि दोनों सूरतों में से अगर एक में भी आपने कोई सुस्ती कर दी तो आपके सारे पैसे गए, ठीक है। इसलिए लेकिन इन दो चीजों के लिए वो जो दरमियान में नॉर्मली प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, अच्छा डीलर हो तो वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसी चीज के तो पैसे लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगे ना कि इस बंदे को कुछ नहीं पता चार्ज वगैरह का या ओनरशिप का, वो कहते हैं सिर्फ कमीशन दे दे हमें, बाकी चीज चेक नहीं करते, कहते ठीक ही होगा। लेकिन बाद में बहुत से लोग फिर धक्के खा रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर प्रॉपर्टी चार्ज पे आपने एक्वायर की और जिस बंदे ने लोन लिया था इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो पैसे नहीं देता, तो बैंक आपकी इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, सेल कर सकता है।
बैंक उस वक्त या कोर्ट ये नहीं सुनेगा कि आप कहें सर मैंने तो लोन नहीं लिया था और मैंने तो पैसे दे के प्रॉपर्टी खरीदी थी। उनका प्रॉपर्टी आपने पहले चेक करनी थी, इसमें अगर मॉर्गेज क्रिएट हुआ है तो मॉर्गेज की अमाउंट लेस करके पेमेंट करते हैं फिर, ठीक है। बहरहाल और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के कंसेप्ट की तरफ चले। आज हमने 4 काम करना, एक तो कर लिया कौन सा, प्रैक्टिस क्वेश्चन या जो असाइनमेंट थी इसकी डिस्कशन कर ली। अब बाकी 3 क्या करना है, सीखने कंसेप्ट, मॉडिफिकेशन इन पर्टिकुलर्स ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, मॉडिफिकेशन इन पर्टिकुलर्स ऑफ मॉर्गेज। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज क्रिएट करवाया था उसमें किसी किस्म का चेंज करना है। जैसे फर्ज कीजिए अमाउंट पहले कम थी उसको बढ़ाना है, या अमाउंट ज्यादा थी उसको कम करना है, या कोई भी और चेंज हो सकता है। आप सिर्फ ये एग्जांपल ध्यान में रखें, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने पहले चार्ज की अमाउंट कम थी अब उसको बढ़ाना है फॉर एग्जांपल, या किसी किस्म का भी चेंज करना, ये मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट है। और एक है रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट। रेक्टिफिकेशन का जैसे आपको याद है हमने नेम क्लास के बारे में स्टडी किया था, उसमें एक कंसेप्ट था चेंज का, चेंज ऑफ नेम, और एक था रेक्टिफिकेशन। हम दोनों को लगातार डिस्कस किया था कि एक ही कहा था हमने, एक ही लगातार डिस्कस किया था। उसी तरह यहां पे भी एक दफा चार्ज क्रिएट हो गया, बाद में मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, रेक्टिफिकेशन भी हो सकती है। क्या फर्क है दोनों में? मॉडिफिकेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग टर्म्स में चेंज, रेक्टिफिकेशन का मतलब है कोई गलत चीज रजिस्टर हो गई, ठीक है, गलत चीज। जैसे जाफर लिमिटेड था और उसकी बजाय कोई और अफसर लिमिटेड फॉर एग्जांपल, उसके नाम पे चार्ज रजिस्टर हो गया गलती से टाइपिंग एरर की वजह से। तो अगर रेक्टिफिकेशन गलती हो जाए उसे ठीक करवाना हो, उसके लिए क्या है? रेक्टिफिकेशन। अच्छा एक एग्जांपल ऐसी आपने बताना ये मॉडिफिकेशन में आएगी कि रेक्टिफिकेशन में। कंपनी ने लोन लिया, चार्ज क्रिएट करवाया, इसको रजिस्टर भी करवाना चाहिए था। बैंक समझ रहा है कंपनी ने करवा दिया है, कंपनी समझ रही है बैंक ने करवा दिया, और 30 दिन गुजर गए किसी ने भी नहीं करवाया। बाद में याद आया कि चार्ज रजिस्टर करवाना था। पहले बताइए क्या अब चार्ज रजिस्टर करवाया जा सकता है? इसका जवाब है करवाया जा सकता है। लेट चार्ज भी रजिस्टर करवाया, डिलेड चार्ज भी रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसे क्या कहेंगे? इसे मॉडिफिकेशन कहेंगे कि रेक्टिफिकेशन? मॉडिफिकेशन तब होती है जब एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड हो। यहाँ पे एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड नहीं, मॉडिफिकेशन कहां से आ जाएगी? मॉडिफिकेशन तब होती है जब कोई एग्जिस्टिंग चार्ज रजिस्टर हुआ हो उसमें चेंज करवाना हो, ठीक है। ये तो एक तरह से गलती हुई है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन में आएगा। रेक्टिफिकेशन में 2 एग्जांपल है, क्या? चार्ज रजिस्टर ही नहीं करवाया, वो भी रेक्टिफिकेशन में आएगा, और रजिस्टर करवाया लेकिन गलत। अच्छा रजिस्टर करवाया और ठीक करवाया था, बाद में मॉडिफिकेशन है, बाद में चेंज है, तो वो मॉडिफिकेशन है। एग्जांपल के लिए तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कैसे होगी ये सीखेंगे। रेक्टिफिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कैसे हो सकती है ये सीखेंगे। और फिर इसके बाद चार्ज क्रिएट हो गया, लोन लिया, चार्ज क्रिएट भी हुआ, रजिस्टर भी हुआ। तो जब लोन लिया और चार्ज रजिस्टर करवाया, तो जब लोन रीपे कर देंगे उसको डी रजिस्टर करवाना है कि नहीं? डी रजिस्टर है, डी रजिस्टर की टर्म पसंद आए? इसको सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट भी कहते हैं या पेमेंट ऑफ डेट भी कहते हैं। तो वो प्रोसेस सीखेंगे, यानी कल हमने सीखा क्रिएट होने का प्रोसेस, आज उसके सेटल होने का प्रोसेस सीखेंगे। स्टार्ट करें फिर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन से। मॉडिफिकेशन तो बिल्कुल सिंपल है। कहते हैं मॉडिफिकेशन का मतलब समझ लो पहले। मॉडिफिकेशन का मतलब है जो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन है चार्ज की उनमें किसी किस्म का चेंज करना। रजिस्ट्रार कहता है भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कंपनी ने एग्री कर लिया, बैंक ने एग्री कर लिया, दोनों राजी हो गए, मेरे को क्या मसला है? कोई नहीं, बस आपने एक काम करना है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज होती है ना, तो मेरे पास जिस तरह ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स ला के रजिस्टर करवाए थे ना, जो चेंज टर्म्स हो रही है ये भी मेरे पास ला के रजिस्टर करवा दो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो मॉडिफिकेशन कैसे होगी? चेंज को मॉडिफिकेशन कहते हैं। ये चार्ज में मॉडिफिकेशन रजिस्टर कैसे होगी? जो चेंज आया है, जो इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, जैसे फर्ज कीजिए लोन की अमाउंट आपने बढ़ा ली, जिसकी वजह से चार्ज की अमाउंट भी बढ़ा देनी है, तो चेंज हुआ। अब आपका जो नया एग्रीमेंट है
उसे फाइल करते हैं। और वही प्रोसेस जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन का था, क्या 30 दिन के अंदर दोनों में से कोई भी, कंपनी की ड्यूटी है, बैंक का राइट है, दोनों में से कोई भी 30 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाए कहां, रजिस्ट्रार के पास, और इंस्ट्रूमेंट, रिवाइज इंस्ट्रूमेंट न्यू वाला फाइल कर दे प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर के साथ, रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू कर देगा, खत्म कहानी। यानी वही प्रोसेस है, फर्क सिर्फ यह है कि अब की बार जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो रिवाइज इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रार के पास शेयर करना है। कल वाले कंसेप्ट रिवाइज हुआ है, मॉडिफिकेशन क्लियर। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन की तरफ। रेक्टिफिकेशन कहते हैं ये प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसमें हो सकता है कि पहले आपने जो रजिस्टर करवाया, अब उसमें आप कुछ चेंज करवा रहे हैं लेकिन अपने आप को अनड्यू एडवांटेज देने के लिए। ठीक, तो रेक्टिफिकेशन के पहले तो ये सब आपको बताना चाहिए, रेक्टिफिकेशन में कवर क्या क्या केसेस होते हैं। 2 केसेस हैं। पहला, अगर विद इन प्रेस्क्राइब टाइम आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो भी इधर ही आएगा। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन करवाई लेकिन गलत हो गई, कंपनी का नाम गलत आ गया उसमें फॉर एग्जांपल, या टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन गलत हो गई। हमने कहा था कि पारी पासू चार्ज होगा लेकिन उसने रैंकिंग चार्ज रजिस्टर करवा दिया गलती से। तो जिसने, जो बैंक है, वो तो मसले में आ गया ना। बैंक ने कहा भाईजान हम पारी पासू चार्ज रजिस्टर करवाना चाहते थे, आपने रैंकिंग चार्ज रजिस्टर करवा दिया, इसको ठीक करवाएं। तो ये आएगा रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन में क्या करना है, चूंकि ये मॉडिफिकेशन से ज्यादा सीवियर केस है, इसीलिए अब बात रजिस्ट्रार के हाथ से निकल गई, क्योंकि ये ज्यादा सीवियर केस है। अब बात आ गई किसके पास, कमीशन के पास। आपको पता है अक्सर जब बात सीरियस हो जाए ना, तो फिर वो रजिस्ट्रार नहीं कमीशन। ये फर्स्ट टाइम हमने कंसेप्ट कहां सीखा था, हमने नहीं, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जब अल्टरेशन थी, एसोसिएशन भी कमीशन, सही कह रहे हैं, कमीशन नहीं आता उसमें, लेकिन मैं असल में दोनों एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, रजिस्ट्रार की भी, एक ही कंसेप्ट के अंदर, रजिस्ट्रार भी और कमीशन भी। उसमें जब अल्टरेशन होती थी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की, वो कौन करता था, कमीशन नहीं करता था, रजिस्ट्रार करता। क्या रे भाई, रजिस्ट्रार करता, रजिस्ट्रार याद नहीं कर रहा। ये अल्टरेशन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में अल्टरेशन, इसको कौन अप्रूव कर देता था, रजिस्ट्रार। लेकिन जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में चेंज होते थे, ये सीरियस बात होती थी, याद है, क्योंकि इसमें क्रेडिटर का इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो जाता था। इसीलिए कमीशन पहले इंश्योर करता था कि क्रेडिटर या मेंबर्स में से किसी को इतराज तो नहीं है, जब इतराज नहीं होता तो फिर उसकी अप्रूवल देता था। याद है ये कंसेप्ट। उसी तरह यहां पे भी, अब ये समझ लीजिए, ये मॉडिफिकेशन वाला केस एक तरह से समझाने के लिए कह रहा हूं, ये है हमारा चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, और ये चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की तरह। पहले जाएंगे कमीशन के पास। अच्छा, कमीशन फौरी तौर पे ऑर्डर इशू कर दिया करता है ना, कहता है मेरे पास आ गया, यही बहुत है, ऐसे करता है नहीं, कि कमीशन सारी पार्टीज के इंटरेस्ट को वॉच करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कमीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया क्या कि एरर वाज अनइंटेंशनल, ये गैर इरादी तौर पे गलती हुई थी, इरादतन नहीं हुई, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की जा रही, किसी दूसरे मेंबर या क्रेडिटर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये जानबूझ के नहीं, गैर इरादी तौर पे गलती हुई थी, अगर इसको ठीक करें तो किसी क्रेडिटर या मेंबर को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा। और ये जस्ट एंड इक्विटेबल है। यहाँ जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब क्या है कि यही होना चाहिए था, इंसाफ का तकाजा है कि ऐसे ही होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कर देनी चाहिए। जब तीनों में से कोई भी बात जज की समझ, सॉरी कमीशन की समझ में आ गई, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा। किस चीज का ऑर्डर करेगा कि अगर लेट हो गया, डिले हो गया रजिस्ट्रेशन, तो कमीशन ऑर्डर करेगा, लो भाई टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, 30 दिन दिया था आपको, 30 दिन और देते हैं, 60 दिन, अब आप अगले 30 दिन में रजिस्टर करवा लो। क्यों? क्योंकि आपने एप्लीकेशन दी और हमने चेक कर लिया कि आप गैर इरादी तौर पे आपसे ये गलती हुई है। इस गलती से कोई क्रेडिटर या मेंबर को अगर हम ठीक कर देते हैं, क्रेडिटर मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि पहले बैंक ने कंपनी के साथ मिलके रैंकिंग चार्ज क्रिएट करवाया हो और बाद में कह दे एक्सक्लूसिव कमीशन के पास जाके, सर गलती हो गई, ये तो एक्सक्लूसिव चार्ज करवाना था, तो मेरा बाकी सबका चार्ज खत्म कर दें, मेरा एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर कर दें, तो क्या कमीशन कर देगा? कमीशन कहेगा नहीं, अगर हम आपका चार्ज रजिस्टर कर देते हैं तो ये दूसरे क्रेडिटर्स के लिए हार्मफुल है, वो बेचारे किधर जाएंगे,
इवन अगर पारी पासु चार्ज भी रजिस्टर करवाने को कहता है ना रैंकिंग वाला, तो भी एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स का राइट इफेक्ट हो जाता है, उनके लिए हार्मफुल है। इसीलिए रेक्टिफिकेशन से पहले कमीशन ये चेक करता है, क्या चेक करता है, अनइंटेंशनल था, हार्मफुल तो नहीं है दूसरे क्रेडिटर्स और मेंबर्स के लिए अगर इसकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाए, और जस्ट इनइक्विटेबल है तो ऑर्डर इशू कर देगा। टाइम एक्सटेंड अगर तो है ये वाला केस, नॉट फाइल्ड विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम, तो कमीशन क्या ऑर्डर करेगा। अगर ये वाला केस है गलत फाइल है, तो फिर रेक्टिफिकेशन के लिए ऑर्डर कर देगा रजिस्ट्रार को। और इसमें पैसे किसको अदा करने पड़ेंगे, जब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होती है बारोवर को। लेकिन इस केस में कमीशन ने कहा कि मैं खुद देखूंगा गलती किसकी थी, जिसकी गलती होगी ना कॉस्ट उसको डालूंगा मैं। तो ये कमीशन अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा कॉस्ट कौन बेयर कर देगा, इस रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट कौन बेयर करेगा। वो केस टू केस वेरी करता है, वो कमीशन डिसाइड करेगा, वरना नॉर्मली आपको पता है कॉस्ट कौन पे करता है, बारोवर। क्लियर हो गई ये बात। कह रहा है कॉपी ऑफ ऑर्डर जब कमीशन ऑर्डर इशू कर देगा उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को दीजिए अब 7 डेज में। इससे पहले भी कोई चीज 7 डेज में रजिस्ट्रार को कमीशन भिजवाता था, उनको थी कोई चीज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में अल्टरेशन का ऑर्डर, उसमें भी सेम लाइन थी क्या, कॉपी ऑफ द ऑर्डर। उसमें क्या था, कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंपनी को इश्यू की जाएगी और कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करेगी कि डायरेक्ट कमीशन फाइल करे। पहले कंपनी थी कि पहले कमीशन था, मुझे लग रहा है पहले कमीशन था कि कमीशन जब ऑर्डर इशू करेगा तो ऑर्डर इशू करने के साथ ही रजिस्ट्रार को भी ऑर्डर, कंपनी को भी रजिस्ट्रार। लेकिन कमीशन टू रजिस्ट्रार को पहली इतला कहां से मिलेगी, कमीशन से ही मिलेगी ना। कमीशन ने तो ऑर्डर देखे, कमीशन का जो भी फैसला होता है ना कोर्ट का, जो दोनों पार्टीज को जाता है, वो दोनों पार्टीज को जाता है। तो इस केस में भी फैसला दोनों पार्टीज को जाएगा, पहले भी दोनों पार्टीज को गया था फैसला। तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि रजिस्ट्रार के पास कंपनी कब जाएगी, मैं पूछ रहा हूं पहले रजिस्ट्रार को इतला कमीशन से मिल जाएगी। क्लियर, हाँ जी, उसके बाद फिर कंपनी फाइल करेगी प्रॉपर। ये मैं बहाने से आपके प्रीवियस कंसेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूं, ये ना समझेगा कि मैं कंसेप्ट को जानबूझ के मुश्किल बना रहा हूं कि वो प्रोविजन जो इररिलेवेंट है उसे भी इसमें डिस्कस कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए कि इसी तरह की प्रोविजन हमने दूसरे कंसेप्ट में भी पढ़ी है। याद आया कि नहीं आया? तो आज घर जाके जब इसको पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ प्रीवियस वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, इसको भी पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ आए? अच्छा, एंड में क्या लिख रहा है, डिलेड चार्ज विल नॉट अफेक्ट प्रीवियस राइट्स, डिलेड चार्ज विल नॉट अफेक्ट प्रीवियस राइट्स। समझ आई? कोई नहीं समझ आई? ये है 1 मई 2 कर लेते हैं। इसको कंपनी ने एबीसी बैंक से लोन लिया 50 मिलियन का, 10 मई को डीईएफ से लोन लिया 100 मिलियन का। डीईएफ का जो वकील था एक्टिव बंदा था, इसने 15 को रजिस्ट्रेशन करवा ली कमीशन के पास। ये सोया रहा, 30 दिन गुजर गए, जून आ गया। अब जून के महीने में 10 जून को इसे याद आया, ओहो हमने 2 मई को जो लोन दिया था उसकी रजिस्ट्रेशन तो हुई नहीं। ये 10 जून को गया, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कि नहीं? हो जाए। कौन सा कंसेप्ट है? अच्छा मुझे बताइए, जब इसकी रजिस्ट्रेशन होगी 10 जून को, ये हुई थी 15 मई को, जब इसकी रजिस्ट्रेशन होगी 10 जून को, तो बताइए प्रायोरिटी पे राइट किसका आया, एबीसी का कि डीईएफ का? ये केस है डिलेड रिकॉग्निशन का। डिलेड रिकॉग्निशन की वजह से जो प्रीवियस राइट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका मतलब क्या भला कि डीईएफ का पहले राइट, क्योंकि ये कमीशन के पास पहले आ गया, रजिस्ट्रार के पास पहले आ गया था। वो कहते हैं हमें इससे गर्ज नहीं है, लोन किस दिन क्रिएट हुआ, हमें अगर इससे है हमारे पास कब आए, हमारे पास कब आए। तो ये जो लाइन है ना, डिलेड चार्ज विल नॉट इफेक्ट प्रीवियस राइट्स, वो ये कह रहा है एबीसी ने जो डिलेड चार्ज इशू करा, इसका इसी को नुकसान होगा डिले करने का, एबीसी को, इसके डिले करने का डीईएफ को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
नहीं कंपनी की, लेकिन अच्छा आप बताइए, कंपनी की ड्यूटी होती है ना, तो फिर ये बैंक का राइट क्यों दिया गया वाला? ताकि कंपनी ना रजिस्टर करवाए तो ये रजिस्टर करवा ले, क्योंकि कंपनी की तो कोशिश होगी चार्ज ना ही रजिस्टर हो तो अच्छा है। जो एक दफा पैसे लेके निकल गया उसकी कोशिश क्या होगी, चार्ज ना, इसीलिए इसको राइट दिया गया। ये पहले एग्री कर लेते हैं दोनों पार्टीज में से कौन जाएगा रजिस्टर करवाने के लिए। चार क्लियर हो गया? क्या सीखा हमने अभी तक? एक मॉडिफिकेशन, एक रेक्टिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब समझ आया? एग्जाम में क्लियरली मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन का की टर्म हो सकता है यूज ना करे, बल्कि आपको केस बना के बताए कि ड्यू डेट गुजर गई है, 30 दिन गुजर गए हैं, अब चार्ज रेट नहीं करवाया, बताइए क्या करना है, पहुंच जाना चाहिए। या आपको बताएगा कि ये चीज रजिस्टर हो गई, गलती से इस नाम के साथ रजिस्टर हो गया, असल में इस नाम के साथ होना चाहिए था, गलती से ये टाइप ऑफ चार्ज रजिस्टर हो गया, असल में ये होना चाहिए था। तो ये आप पहचान लेंगे एग्जाम में केस स्टडी में। चलिए अब क्या पढ़ना है हमने? रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट। अच्छा, जिस तरह लोन लिया तो रजिस्ट्रेशन करवाई गई, रजिस्ट्रेशन मॉर्टगेज या चार्ज की रजिस्ट्रेशन करवाई, अब लोन को रीपे करेंगे तो रीपे करने पे भी डी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं? यानी चार्ज को रिवर्स कर देना चाहिए। इसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन है। किसकी रजिस्ट्रेशन? पेमेंट ऑफ डेट या सेटिस्फैक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट या सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट का एक ही मतलब है। सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट का मतलब है जो लोन लिया था उसको रीपे कर दिया, रिडीम, रीपे हो गया। ठीक है, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? डेट इज पेड और सेटल्ड। सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट का मतलब क्या है? डेट इज पेड और सेटल्ड। डेट या चार्ज जो है ये फुली भी सेटिस्फाइड हो सकता है, पार्शली भी। आपको पता है दो तरह के लोन होते हैं, एक हम लोन बैंक से लेते हैं और उसे कहते हैं साल बाद पूरे का पूरा वापस करेंगे। एक दूसरी टाइप भी होती है, हर 3 महीने के बाद किस्त वापस करेंगे, इंस्टॉलमेंट। तो बताइए अगर इंस्टॉलमेंट, अगर तो फुल एक ही दफा पेमेंट करनी है सारी की सारी, तो चार्ज क्रिएट हुआ है वो एक ही दफा सेटिस्फाई होगा। कब? जब पूरी अमाउंट पे होगी। क्वेश्चन मेरा ये है, अगर इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट हो रही हो तो क्या पार्शियल सेटिस्फैक्शन चार्ज की हो सकती है? इसका जवाब है यस, हो सकती है और करवानी चाहिए, करवानी। प्रैक्टिकली इसका कंपनी को फायदा होता है। जितना कम चार्ज होगा ना कंपनी की सिक्योरिटीज के ऊपर, कम होता जाएगा, उतना ही वो नया लोन लेने के लिए सिक्योरिटी अवेलेबल होती जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल है कि जितनी सिक्योर रिलीज होता जाएगा ना प्रॉपर्टी चार्ज से, उतनी ही उसकी प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट लोन वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए चार्ज या मॉर्टगेज फुली भी सेटिस्फाई हो सकता है, पार्शली का केस पता है ना, इंस्टॉलमेंट वाइज। कह रहा अच्छा फिर बताओ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ, किसकी रजिस्ट्रेशन? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, किसकी रजिस्ट्रेशन? सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट और चार्ज। जो डेट या चार्ज है इसकी पेमेंट, इसके पहले किसकी, कल भी तो रजिस्ट्रेशन पड़ी थी कोई, कल किसकी रजिस्ट्रेशन पड़ी थी? चार्ज की रजिस्ट्रेशन। अब किसकी रजिस्ट्रेशन है? अब उसकी पेमेंट की, सेटिस्फैक्शन की। क्या करें? प्रोसेस सुन लें। कह रहा है ये कंपनी की ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी? अच्छा, कल जब चार्ज क्रिएट होता है ना, तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त में कंपनी चाहे तो कंपनी करवा दे चार्ज क्रिएट, कंपनी की ड्यूटी है और लेंडर का राइट है। इसमें कह रहा है बस कंपनी की ड्यूटी है, लेंडर का राइट कोई नहीं। सिर्फ कंपनी जाके, यानी जिसने पेमेंट करनी है वो जाके रजिस्टर करवाए जब पेमेंट करनी। कंपनी है, बैंक अभी नहीं है। जहन में आ रही है बात? फर्क आपके जहन में बिठा रहा हूं कि जब चार्ज क्रिएट हो रहा था तो ला ने कंपनी और बैंक दोनों को ऑप्शन रखी थी, कंपनी की ड्यूटी और बैंक का राइट। लेकिन अब सेटिस्फैक्शन या पेमेंट हो रही है, अब सिर्फ कंपनी की ड्यूटी रखी है उन्होंने। ठीक है? अच्छा, क्या करे कंपनी? उसी तरह 30 दिन के अंदर अंदर, किसके 30 दिन के अंदर अंदर? तीस दिन के अंदर, सेटिस्फैक्शन के, पेमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी भागी भागी जाए किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, और क्या कहे? सर हमने पेमेंट कर दी है, सर हमने पेमेंट कर दी है लोन की। रजिस्ट्रार पूछेगा आधे पेमेंट की है, सारी की है, जो भी की हो, आधी पेमेंट की है। रजिस्ट्रार कहता है ठीक है।
आपका चार्ज सेटिस्फाई कर देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देते हैं आधी अमाउंट से। सोच के बताइए क्या रजिस्ट्रार को फौरी तौर पे रिलीज कर देना चाहिए प्रॉपर्टी को चार्ज से? क्या फौरी तौर पे चार्ज खत्म कर देना चाहिए कि अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए? क्या तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वाकई ही रीपेमेंट हुई है कि नहीं? ये तो नहीं आकर मेरे से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बैंक बेचारे को उसने कुछ पैसे दिए नहीं और मेरे से झूठ बोल रहा है कि मैंने पेमेंट कर दिया। भाई तसल्ली करनी चाहिए कि नहीं? इस तसल्ली के दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि जिस बैंक की फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ था, रजिस्ट्रार उसको लेटर लिखे, इंटीमेशन सेंड करे। क्या इंटीमेशन सेंड करे? कि ये भाईजान आके कह रहे हैं इन्होंने पेमेंट कर दिया, बताइए मैं इनके चार्ज को रिलीज कर रहा हूं, आपको कोई इतराज तो नहीं है? उससे उसकी इजाजत ले रहा है और उसे टाइम देता है कि अगर कोई इतराज है विद इन 14 डेज मेरे ऑफिस में आके मुझे बता दीजिए इतराज है। और फिर ये लेटर लिखने के बाद रजिस्ट्रार इंतजार करेगा। कितने दिन? 14 दिन, 14 डेज। किस चीज का इंतजार करेगा? कि क्या बैंक अपना कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है कि नहीं। यहां से कहानी के दो हिस्से होंगे, यहां तो बैंक कोई ऑब्जेक्शन फाइल करेगा या नहीं करेगा। अगर बैंक ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता, रजिस्ट्रार क्या करेगा? चार्ज को रिलीज कर देगा। और अगर बैंक एतराज फाइल करता है तो वो कंपनी को बता देगा रजिस्ट्रार कि भाईजान ये आपका एतराज है, पहले बैंक को जाके राजी करो, वो कह रहा है मुझे एतराज है, जब आप एक पेज पे आ जाए फिर मेरे पास दोबारा आ जाना। इस सूरत में चार्ज रिलीज नहीं होगा। कुछ समझ आए? क्या समझ आई? क्या समझ आई? नहीं, कहानी शुरू से। कंपनी भागी भागी गई रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ने पूछा बताइए कैसे आना हुआ। कंपनी ने क्या कहा? हम पेमेंट कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो चार्ज है इसको आप रिलीज कर दे। रजिस्ट्रार क्या कहेगा? कहेगा ठहर जाओ, मुझे कंफर्म करने दो। कंफर्म करने के लिए क्या करेगा? लेंडर को लेटर सेंड करेगा, इंटीमेशन, और कहेगा अगर कोई इतराज है विद इन 14 डेज मेरे ऑफिस में आके फाइल कर दे। ऑप्शन नंबर 1, लेंडर ने कोई इतराज फाइल नहीं किया, नो ऑब्जेक्शन, चार्ज रिलीज, खत्म कहानी। दूसरी ऑप्शन, लेंडर ने इतराज ऑब्जेक्शन फाइल किया तो वो कंपनी को कम्युनिकेट कर देगा कि सेटलमेंट करो फिर मेरे पास आना। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें रजिस्ट्रार जो बैंक है उसको इंटीमेशन सेंड नहीं करता, बल्कि उससे उसका बैंक से पूछे बगैर ही चार्ज रिलीज कर देता है। एक सिचुएशन ऐसी है, अगर क्या हो, ब्रीफ केस दिया हो, क्या किया हो, हाँ ब्रीफ केस नहीं बल्कि बैंक की तरफ से एक एनओसी पहले से कंपनी ले आए कि सर देखिए बैंक को पहले पता था कि आप उसको लेटर लिखेंगे, इसीलिए बैंक ने हमें एनओसी दे दिया है, ये एनओसी साथ लगा हुआ है, देखिए जो चीज आप उससे मंगवाना चाहते थे वो चीज हम ले आए हैं। तो रजिस्ट्रार कहता ठीक, 14 डेज वाला चक्कर खत्म। ये चीज, ये कंसेप्ट समझे हैं? वाह वाह। अगर एनओसी कंपनी साथ ही फाइल कर दे तो 14 डेज वाला चक्कर खत्म हो गया। ये देखिए यही लिखा हुआ है सारी बातें कि कंपनी की जब कभी पेमेंट होगी, सेटिस्फैक्शन होगी डेट की, कंपनी की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जाए और फाइल कर दे, पर्टिकुलर्स फाइल कर दे कि देखिए पेमेंट हो गई है। और रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी है कि वो नोटिस सेंड करेगा लेंडर को कि बताइए आप इजाजत देते हैं कि चार्ज रजिस्टर करवा इसका रिलीज कर दिया जाए 14 डेज में, बताइए हमें अगर आपको कोई इतराज है। अगर इतराज कोई फाइल नहीं होता 14 डेज में, सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर लिया जाएगा, पेमेंट को रजिस्टर कर लिया जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल होता है तो रजिस्ट्रार कंपनी को कम्युनिकेट करेगा, उन्होंने कहेगा कि ये अब सेटलमेंट करके आए। हाँ, ये सारा प्रोसेस, ये सारा चक्कर 14 डेज वाला उस वक्त जरूरत नहीं है जब एनओसी फाइल कर, जब कंपनी बैंक का एनओसी खुद ले आए और फाइल कर दे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक खाना खाली रह गया कंसेप्ट में कि जब चार्ज क्रिएट हो रहा था तब तो कंपनी और बैंक दोनों को ऑप्शन दी हुई थी। सेटिस्फैक्शन के वक्त सिर्फ कंपनी की ड्यूटी कहा
बैंक को भूल गया तो हाँ, ड्यूटी कंपनी की है, बिल्कुल कंपनी की है, लेकिन क्या बैंक भी अगर सेटिस्फैक्शन को रिलीज करवाना चाहे करवा सकता है? बैंक भाई ईमानदार बैंक होगा, उसने कहा मुझे लोन वापस मिल गया, कंपनी भूल भी गई है, कोई बात नहीं मैं रिलीज कर दूं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपने पास इसका बिला वजह चार्ज क्रिएट। हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या बैंक गलत करेगा? और बैंक को पैसे मिल गए, कंपनी अगर चार्ज रजिस्टर सेटिस्फैक्शन रजिस्टर नहीं करवा रही, बैंक नहीं जा सकता, अनहोनी तो नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए लॉ ने ये एक स्पेशल पावर दी है, किसको? रजिस्ट्रार को। या यूं कहने चले बैंक नहीं भी गया, बैंक नहीं भी गया, रजिस्ट्रार को अगर पता चले कहीं से उड़ती उड़ती खबर आए, रजिस्ट्रार को क्या पता चला? उड़ती उड़ती खबर आई, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, या उसे किसी मुखबर ने बता दिया, अंदर की खबर मिल गई उसको, और अंदर की खबर क्या है? कि लोन रीपे हो चुका है। अगर रजिस्ट्रार के पास कोई पार्टी नहीं आई, लेकिन रजिस्ट्रार को पता चल गया क्या? लोन रीपे हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है, तो रजिस्ट्रार को पावर दी है लॉ ने कि रजिस्ट्रार विदाउट इंटीमेशन, सबसे अहम लफ्ज जो आपको एग्जाम में इस कंसेप्ट पे पहुंचाएगा, सबसे अहम लफ्ज, विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी, कंपनी की तरफ से इंटीमेशन के बगैर क्या रजिस्ट्रार अगर चाहे तो सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर सकता है, पेमेंट रजिस्टर कर सकता है? यस। फिर सुन लीजिए, देखिए जब कंपनी आई रजिस्ट्रार के पास, तब तो रजिस्ट्रार ने सेटिस्फैक्शन को अपना प्रोसीजर फॉलो करते हुए रजिस्टर करवा दिया, उसका बनता भी था, उसका काम ही है ये। लेकिन अगर रजिस्ट्रार को कोई इंटीमेशन कंपनी की तरफ से ना आए, क्या खुद से वो पेमेंट को रजिस्टर कर सकता है? अबे यस कर सकता है। कब? अगर उसे एविडेंस शो करवा दिया जाए और वो मुतमिन हो जाए। अच्छा, एविडेंस कौन शो करवाए, इसके ऊपर लॉ साइलेंट है। इसके ऊपर एक चीज तो ये कंफर्म है कि ये जो एविडेंस शो करवा रहा है ये कंपनी नहीं होगी। हाँ, साइलेंट मीनिंग इसका ये है कि बैंक हो सकता है, बैंक हो सकता है, साइलेंट मीनिंग इसका ये है। तो वो जो क्रिएट होने पे दोनों ऑप्शंस थी, सेटिस्फैक्शन पे भी दोनों है, लेकिन उसने अलग अलग डिस्कस किया। यहां पे साइलेंट मीनिंग है क्योंकि देखें यहां तो एक डेट की पेमेंट हो गई है, ये यहां तो पैसे देने वाले को पता होता है, यहां पैसे लेने वाले को पता होता है। तो अगर एविडेंस दे दिया जाए रजिस्ट्रार को क्या कि डेट पे हो चुका है या प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है या प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं रही, तो रजिस्ट्रार क्या करे? उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो बैंक का चार्ज है रिलीज कर दे। इसमें आपने फोकस कर, याद तीनों पॉइंट्स कर लेने हैं। फोकस किसके ऊपर करना है? डेट स्प्लिट के ऊपर। मैं समझ आई? इसका मतलब हुआ अब हमारा कंसेप्ट पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया कंसेप्ट? हर जगह पर कैसे हुई? जब चार्ज क्रिएट करवा रहे थे उस वक्त दोनों को कवर किया था, कंपनी को भी, बैंक को भी, बॉरोवर को भी, लेंडर को भी। अब सेटिस्फैक्शन हो रही है, अब भी दोनों को कवर करता है। लेकिन इसमें याद रखिए, इसमें जो सेटिस्फैक्शन के वक्त रजिस्ट्रार का स्पेशल राइट है ना, ये फेवरेट है ICAP का, वो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे सबसे ज्यादा फेवरेट या तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, या प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो कल वाला प्रोसेस पढ़ा था, ये इस पूरे चैप्टर में दो ही ICAP के फेवरेट है कंसेप्ट सबसे ज्यादा। पहला कौन सा? कल वाला प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा कौन सा? आज वाला प्रोसेस ऑफ सेटिस्फैक्शन वाला। लेकिन इसमें कई दफा उसने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि क्या रजिस्ट्रार कंपनी की तरफ से इंटीमेशन के बगैर कोई चार्ज सेटिस्फाई कर सकता है? वही थी। क्लियर हुई बात? जी मेरे भाई पूछिए। प्रॉपर्टीज नो मोर, इसका मतलब है कंपनी ने प्रॉपर्टी बेच दी। अगर फर्ज करे किसी बंदे ने दूसरे ने प्रॉपर्टी खरीदी, वैसे मैंने कहा था कि इसको रटा लगा ले, बहरहाल पूछ लिया तो बता रहा हूं। फर्ज करें बॉरोवर ने किसी दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी बेच दी, तो अब रजिस्ट्रार, अब प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? नया बंदा। जो चार्ज है वो प्रॉपर्टी के साथ लगा होता है कि बॉरोवर के साथ? प्रॉपर्टी के साथ। तो चार्ज भी ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं? तो इस कंपनी के रिकॉर्ड में जिसने पहले लोन लिया हुआ था, रजिस्ट्रार चार्ज को जीरो कर देगा कि नहीं कर देगा? इस कंपनी के अकाउंट में जीरो कर देगा। और अगर दूसरी खरीदने वाली कोई कंपनी है तो अगले 30 दिन में वो कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आ जाएगी। जाफर लिमिटेड वाला सवाल बन जाएगा। ठीक है, जाफर लिमिटेड वाला। क्लियर मेरे भाई?
और कोई क्वेश्चन? खबर खबर खबर, हाँ 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 खबर, हाँ हाँ बिल्कुल, कि क्या रजिस्ट्रार, अगर कंपनी की तरफ से कोई इंटीमेशन ना आए तो उसके बावजूद भी क्या रजिस्ट्रार के पास कोई पावर है कि वो पेमेंट को रजिस्टर कर सकता है? इसका जवाब यस है। क्या अगर, अच्छा इसमें पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज किया, इसमें ध्यान में रखिएगा, बाकी के प्रोसेस में था इट इज ड्यूटी ऑफ कंपनी और राइट ऑफ बारोअर टू फाइल, कल वाले कंसेप्ट में। आज के क्वेश्चन में ड्यूटी ऑफ कंपनी, कंपनी करेगी, कल क्या कहा था, कंपनी या बारोअर करेगा। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस थे, इसमें ये नहीं बता रहा कि कौन एविडेंस देगा, इसमें कह रहे अगर रजिस्ट्रार को एविडेंस शो करवाया जाता है कि डेट पे हो गया या चार्ज रिलीज हो गया या प्रॉपर्टी कंपनी की अब नहीं रही, तो वो अगर सेटिस्फैक्टरी एविडेंस शो करवा दिया जाए रिलीज कर सकता है। और ये आपका थर्ड मोस्ट फेवरेट कंसेप्ट है इस चैप्टर में। फर्स्ट और सेकंड कौन से वाले हैं? बल्कि थर्ड में ना, थर्ड में टाई है, या तो ये पूछता है अक्सर, या और कौन सा पूछता है, टाइप ऑफ चार्जेस टू बी रजिस्टर्ड। वो जो नो चार्जेस थे ना, हाँ उसमें नो अजीबो गरीब सा था, कौन सा था, कंडीशनल वाला, हायर परचेज, हाँ वो वाला कंसेप्ट, लिस्ट वाला कंसेप्ट आई कैप का थर्ड मोस्ट, उसमें और इस वाले कंसेप्ट में टाई है थर्ड मोस्ट। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ये कौन से वाले हैं, एक प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का और एक प्रोसेस सेटिस्फेक्शन का। भाई याद कर लेंगे, पक्की बात है जी जी। 14 डेज, हाँ 14 डेज, वो रजिस्ट्रार लेटर में लिख देता है 14 डेज कब से काउंट। नॉर्मली जिस दिन को लेटर इशू करता है ना, वो कहता है इसके 14 डेज के अंदर अंदर आप मेरे पास आए, लेटर डिले हो जाता है उसकी किस्मत। असल में बाज़ तक बार में इश्तिहार भी इस वजह से दिया जाता है। चलिए क्लियर हो गया या अब कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ कि भी रहता है? रहता है, हाँ चलिए ठीक है। जी जी क्या क्वेश्चन है आपका, आप पूछ रही थी कुछ? कंपनी खुद भी करवा सकते हैं। देखिए ये सारा काम कंपनी खुद कर रही है, खुद कर रही है। अगर कंपनी नहीं करवाना है ना तो कंपनी ये प्रोसेस फॉलो करेगी, तो कंपनी तो ये प्रोसेस फॉलो करेगी। ये अदर देन कंपनी जब कोई और बंदा एविडेंस शो करवाता है। चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह उम्मीद है इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक, असाइनमेंट नोट कर लिया आपने, एक ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, ठीक है, ये रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करके लाइएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम।